जय हिंद। दोस्तों, कल हमने इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस किया था और ओवरऑल हमने ऑब्जर्व किया था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर इजी आया है। बट हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके कल के सेशन में नहीं देखा था, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में हम जनरल स्टडीज़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। एज अ कैंडिडेट आपको किस तरह से पेपर को अप्रोच करना चाहिए, उस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप ये जानोगे कि किन किन बारीक चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो डैट आप मैक्सिमम स्कोर ला सको। साथ ही हम ये मान के चलेंगे कि एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एनसीईआरटी प्लस जो बाकी बेसिक रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे से कवर किया, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की, पीवाईक्यूज अच्छे से किए। एक स्टूडेंट जिसने ये सब किया वो इस पेपर के अंदर कितने मार्क्स इजीली ला सकता था, तो आपको आज के सेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। साथ ही एक तरह से आज का सेशन आपके लिए आंसर की का भी काम करेगा अगर आप अपने मार्क्स लगाना चाहते हो। ऑल्दो आपने मोस्टली ने लगा लिए होंगे, बट मेन मोटिव आंसर की नहीं है आज के सेशन का। मेन मोटिव है कि हर क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। अब देखो, इलेक्शंस का टाइम है और डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको ना पता हो तो बहुत गलत बात है। वैसे भी इन जनरल पता होना चाहिए और इलेक्शन के टाइम पे तो ये चीज वैसे ही हाईलाइटेड होती है। न्यूज़पेपर के अंदर इसके रिलेटेड आर्टिकल भी आए थे। तो डीलिमिटेशन कमीशन आपको पता है वो डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, ठीक है, आपकी लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर। उसके अलावा जो बाउंड्रीज डिफाइंड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो भी ये ही डिफाइन करते हैं। इससे पहले आपको पता है 1952 के अंदर, 1963 के अंदर, 73 के अंदर, 2002 के अंदर 4 डीलिमिटेशन कमीशंस अभी तक बैठ चुके हैं। तो इसका आंसर था डायरेक्टली 4। ये क्वेश्चन तो हर एक सीरियस एस्पिरेंट का ठीक होना जरूरी है। हम काउंट करते चले जाएंगे साथ साथ कि भाई कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और सीरियस एस्पिरेंट के ठीक होने जरूरी हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब आप अगर पॉलिटी ढंग से पढ़ के गए थे तो हम कहते हैं कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स सब पता होनी चाहिए। कौन से अमेंडमेंट किसको रेफर करती है, बकायदा पूरा एक आपको टेबल दे रखा है लक्ष्मीकांत बुक के अंदर। तो उसके अंदर क्लियरली आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई 71st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों को ऐड किया गया था, मैथिली नहीं इंक्लूडेड थी। तो 1, 2 एंड 3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन दोनों आप कह सकते हो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से हैं, या अगर आप न्यूज़पेपर से भी इसको रेफर कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे ऐसे जो कि डायरेक्टली आपके सॉल्वेबल थे और होने चाहिए थे। उसके अलावा कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। अब यहां पर पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे रखा है, लीडर्स का नाम दिया हुआ है। अब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आप डेफिनेटली पढ़ के जाते हो। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये सारी मेन हाईलाइटेड पार्टीज थी और ये जो सारे लीडर्स हैं इनके नाम भी हाईलाइटेड थे। अगर आप यहां देखोगे भारतीय जनसंघ, यहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डेफिनेटली उनके एक लीडर थे, तो ये एक आपकी ऑप्शन सही होगी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी सी राजा गोपालाचारी, अगर आपको ध्यान हो तो ये इनकी पार्टी नहीं थी, सी राजा गोपालाचारी इसके लीडर नहीं थे, तो ये आपका हो गया गलत। उसके बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम डेफिनेटली इसके लीडर थे। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, नहीं, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, तो ये ऑप्शन भी होगी आपकी गलत। तो इनमें से कितने सही मैच्ड हैं? ओनली 2। सीरियस एस्पिरेंट के द्वारा ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था। तो 3 क्वेश्चंस आप कह सकते हो अभी तक तीनों के तीनों जो हैं वो इजी क्वेश्चंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप देखो यहां पर पार्ट्स के ऊपर है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन है, बट कई बार हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो वो भी गलती कर जाते हैं।
पार्ट 9 के अंदर पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज दी हुई हैं, डेफिनेटली दी हुई हैं, म्युनिसिपैलिटीज इंक्लूडेड है और उसके फंक्शंस पावर सब इसमें बताए गए हैं। उसके बाद पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं, डेफिनेटली दिए हुए हैं। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, तीनों के तीनों सही हैं। और अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पहले चारों क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से देखो, अब वैसे तो आप स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट रेफर करके जाते हो और कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपको सब्जेक्ट्स उसमें याद रहे, बट स्टिल मैं मान के चल लेता हूं कि आप भूल गए हो, आपको श्योरिटी नहीं है। इन्होंने पूछा हुआ है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। देखो यूजुअली मान के चला करो, जब भी दो स्टेट्स के बीच में कोई चीज की बात आ जाती है वहां पर सेंटर की इन्वॉल्वमेंट, यूनियन की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप कहोगे कि स्टेट सब्जेक्ट है तो अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई इशू है तो कौन सी स्टेट उसको रेगुलेट करेगी, तो वहां एक न्यूट्रल चीज आनी चाहिए ना, जो कि है यूनियन। तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉजिकली सोच के देखो, हो सकता है? नहीं। इंटर स्टेट माइग्रेशन, अगेन इंटर स्टेट वाली चीज आ गई, इसको भी आप कह दो नहीं। उसके बाद इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, कायदे से होना चाहिए। अगर आपको श्योरिटी नहीं है फिर भी आप देख लो लास्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। डेफिनेटली आपने अगर लिस्ट देखी होगी तो उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स का आपने देखा होगा, बट अगर मैं मान के भी चल लेता हूं कि इसके रिगार्डिंग आपको श्योरिटी नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यही एक ऑप्शन है जो सही होनी चाहिए। सो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जब आप पॉलिटी करते हो, और डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट के थ्रू इस चीज को रेफर कर रखा है। तो आर्टिकल 21। सो पहले 6 के 6 क्वेश्चन जो पहले पेज पे है सारे के सारे आपके होने चाहिए थे। यूजुअली हम जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठाते हैं, कम ही होता है कि ऐसे पहले के 6 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए थे, बट इस बार इस सेट में तो एटलीस्ट हैं। आगे, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इतनी हाईलाइटेड पोस्ट है, पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, तो इसके फंक्शंस, पावर्स तो आपको पता होने चाहिए। फिर भी चलो एक बार देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जब सीडीएस को डिफाइन किया जाता है तो पहली लाइन ही ये आती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में जिक्र आता रहता है, अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी 3 सर्विस चीफ्स। देखो मिलिट्री कमांड नहीं होती है, जो मिलिट्री कमांड होती है वो हर एक सर्विस के चीफ की अपनी सर्विस के ऊपर होती है। तो ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली तीनों सर्विसेज के बीच में जो आप कह सकते हो उनको तीनों को मिलके कोई ऑपरेशन करना है, जो तीनों के कॉमन एस्पेक्ट्स हैं उसका काम करते हैं। एक तरह से तीनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पावर या फंक्शन यहां लिखा है वो सही नहीं है। मिलिट्री प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स, डेफिनेटली, क्योंकि एक तो तीनों सर्विसेज के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, साथ ही आगे एमओडी के साथ भी उनका जो आप कह सकते हो कम्युनिकेशन, उनके कोई भी आगे एक्शंस लेने हैं तो उनके साथ भी एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। तो 1 और 3 आर करेक्ट। उसके बाद ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। अब इंटरनल सिक्योरिटी आप करके ही जाओगे, एक सीरियस स्टूडेंट इंटरनल सिक्योरिटी तो करके जाएगा ना, और जब करके जाएगा तो उसको पता होगा कि कहीं भी टेररिज्म है, कहीं भी नक्सलिज्म है। अगर चाहते हो आपकी वहां की लोकल पॉपुलेशन उन लोगों को सपोर्ट ना करे, टेररिस्ट को और नक्सलाइट्स को, तो आपको लोकल पॉपुलेशन जो है उसके उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो कई बार आप आर्टिकल्स पढ़ते हो इसके रिगार्डिंग, और मेंस के लिए जब आप आंसर राइटिंग करते हो एथिक्स के पेपर के अंदर, इसके बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, ऑपरेशन सद्भावना, यही है वो चीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
तो अभी के 8 क्वेश्चन जो हैं कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है, डूएबल क्वेश्चन है। अब आगे देखो, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कि एक आप स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी या कोई और भी एग्जाम होगा उसके लिए भी ये फैक्ट इस तरह का याद करके जाते हो, कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैपिंग करी होगी तो भी आएगा, और वैसे भी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन तो आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिक्स कमिटी इन लोकसभा आर करेक्ट। अब ये भी इन न्यूज था, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इसके बारे में पता होगा कि भाई लोकसभा के अंदर क्वेश्चन पूछने के लिए जो कह रहे थे कैश लिया, ऐसा एक इश्यू आया था, आपको पता है, ऐसी एक न्यूज आई थी। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में एथिक्स कमेटी का जिक्र आया था कि कंप्लेंट की गई थी एथिक्स कमेटी को कि एथिक्स कमेटी इसमें एक्शन ले। तो इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, बाद में इसको एक परमानेंट कमेटी बनाया गया। इनिशियली एक एडहॉक कमेटी ही थी। अब जब एथिक्स कमेटी का जिक्र आया उस टाइम न्यूज के अंदर, तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स भी आए थे, डिटेल्ड आर्टिकल्स आए थे, और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे और वहां से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी की होगी, और करनी भी चाहिए। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, कोई और बंदा भी कंप्लेंट कर सकता है थ्रू एमपी। यहां पर बोला है सिर्फ एमपी ही कर सकता है, नहीं, कोई और बंदा भी कर सकता है बट थ्रू एमपी करेगा, तो ये ऑप्शन होगी आपकी गलत। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ये बिल्कुल सही है। एक मैटर अगर मान लो कोर्ट के अंदर ही है, ये तो एक नॉर्मल परसेप्शन है, इसके बारे में अगर नहीं भी पता तो कॉमन सेंस बताती है कि कोर्ट में अगर कोई मैटर है, सब जुडिस है, उसके रिगार्डिंग एक कमिटी किस तरह से डिसाइड कर लेगी। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है तो वो भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। सीरियस एस्पिरेंट की बात हो रही है, नॉन सीरियस की नहीं हो रही। अब जो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तैयारी पूरी नहीं है वो कहेंगे नहीं सर ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, यहां बात हो रही है पूरी तैयारी करके गया कोई कैंडिडेट। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, ये तो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, जो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस गलत करके आएंगे स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली लिस्ट से बाहर होंगी। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, ये फैक्ट सही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1919 इनके फीचर्स आप करके जाते हो, ये एक बेसिक एलिमेंट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का, ये नहीं किया तो फिर क्या किया, ये सही है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, नहीं, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अगेन फीचर्स करके गए होगे तो पता होगा कि ये वाला सही है, ये गलत है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो अभी तक मैं कह सकता हूं कि ये वाला भी होने वाला क्वेश्चन था, ये भी होने वाला क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। अब देखो आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको ये आना ही आना चाहिए। ठीक है, इवन मैं कहूं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं मुझे भी ये वाला चीज ध्यान में थी, नहीं, तो हम इसको नहीं उन क्वेश्चन में काउंट करेंगे कि भाई ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, बट इसका जो आंसर है वो है आंसर सी। तो इस क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं करूंगा कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऐसा क्वेश्चन तो हर एक को आना चाहिए। उसके बाद संगाभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD was the author of a commentary on, अगेन मैं इसको इसी कैटेगरी में रखूंगा कि कुछ को आता होगा कहीं रैंडमली हमने पढ़ लिया, बाय चांस पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर डेफिनेटली वो चीज मिस हो जाएगी। बट इसका आंसर अगेन ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद 15th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन, न्यूज़पेपर पढ़ोगे या इवन मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ोगे तो भी आएगा, बट मैं हमेशा न्यूज़पेपर बोलता हूं क्योंकि मेंस भी आपने देना है, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं देना है। यहां तक तो आपकी मंथली करंट अफेयर मैगजीन साथ दे देगी, मेंस के अंदर क्वालिटी आंसर्स लिखने के अच्छे माइंडसेट के लिए वो चीज नहीं सही होती। सो बेसिकली 2023 के अंदर कौन कौन सी साइट्स इसमें ऐड हुई थी?
एक शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ दी होयसालास, ये कहां पर है, कर्नाटका में। सो ये दोनों भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ही हैं, बट ये 2023 में जो ये कह रहे हैं ना, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द इतने, हाउ मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023? 2023 के अंदर ये दोनों इंक्लूड हुई हैं, 1 and 3, सो ओनली 2। सो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ये 13th क्वेश्चन ऐसा है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली करंट पे बेस्ड। इससे इजी क्वेश्चन आप क्या चाहोगे? और ये चीज ऐसी है जब न्यूज में आएगी आप अपने नोट्स में ऐड करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद एज पर आर्टिकल 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of। अब देखो अभी इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के टाइम पे संविधान को बदलने का मुद्दा कितना ज्यादा हाईलाइटेड था, इतना ज्यादा न्यूज में था। और वैसे भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 368 है, वैसे भी आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, दुनिया भर के अमेंडमेंट्स वैसे भी कवर करते हो, बट न्यूज में पॉलिटिकल इश्यू भी इतना बन गया, तो कैसे नहीं इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे। और इससे रिलेटेड अगेन बहुत इसके एडिटोरियल्स वगैरह काफी आए हैं न्यूज के अंदर। तो अगर आप आर्टिकल 368 की वर्डिंग ही देखोगे तो उस वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है, चाहे एडिशन करके, चाहे वेरिएशन करके, चाहे रिपील करके अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की जा सकती है। तो तीनों वर्ड्स उसमें मेंशन है। अदरवाइज भी आप अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक अमेंडमेंट हुई है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज तक अमेंडमेंट हुई है, अगर आप देखोगे कहीं पे कोई चीज ऐड कर दी तो एडिशन हो सकती है, कहीं ऑलरेडी चीज जो थी उसको थोड़ा सा वेरी कर दिया तो वेरिएशन भी हो सकती है, और कहीं कोई प्रोविजन था उसको हटा ही दिया, ठीक है, पूरी तरह ही हटा दिया तो एक तरह से रिपील। तो तीनों चीजें जब हो सकती है इसका मतलब प्रोविजन तो होगा, एक कॉमन सेंस भी है। तो 1, 2 and 3 तीनों। अब यहां पर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 14th क्वेश्चन। उसके बाद कंसिडर दी फॉलोइंग कंट्रीज। बाद में वो हम फैक्टर भी देखेंगे कि भाई सिली मिस्टेक होने का भी चांस है, वो भी कंसिडर करेंगे एंड में आके। कंसिडर दी फॉलोइंग कंट्रीज, 5 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं। Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? अब 5 कंट्रीज का है, मैं ये नहीं कहता आपने पांचों को क्या पांचों के बारे में पता होगा, हो सकता है आपने 2-3 का पढ़ा हो और आपको हो यार बाकी का मैंने पढ़ा नहीं, तो श्योरिटी कहां से होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा एलिमिनेशन मेथड हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो जापान एक तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत कॉमनली न्यूज में आता है इसके रिगार्डिंग, जो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन का इनका इशू है। तो 2 तो है ही, पहले तो ये देख लें 2 किस में है। 2 सिर्फ इसमें और इसमें है, ठीक है, ए और सी में, बाकी दोनों में तो 2 है ही नहीं। और इन दोनों में 4 भी है, तो 4 तो आ ही गया। वैसे तो अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा था तो 4 तो आ गया। अब कहानी रह गई 1 की, इटली। अब यहां पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर तो आपने पढ़ा था, कोई आर्टिकल पढ़ा था या कोई न्यूज पढ़ी थी तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अदरवाइज आप इन दोनों में हो जाओगे कंफ्यूज। वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि इटली के अंदर पॉपुलेशन एजिंग की वजह से उनके पास जो यंग वर्कर्स हैं उनकी कमी है, तो उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसको थोड़ा रिलैक्स किया है, सो दैट माइग्रेंट वर्कर्स कई सारे आ सके वहां पे, ठीक है। तो अगर आपने वो न्यूज पढ़ी होगी आपको क्लिक कर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूं, चलो आप स्किप कर सकते हो, कोई कई बार चीज नहीं आती तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन 100% आपका सही होगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट मैं 100% में नहीं आपका काउंट करता, तो इसको भी हम साइड करते हैं। और दो इटली भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आंसर हो गया आपका 1, 2 and 4, बट इसको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे कि इजी क्वेश्चन है या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अब एक तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो आप पढ़ के ही जाते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे वहां से पढ़ के ही जाओगे। और ऑप्शंस देखो, आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, डेफिनेटली मनी बिल से ही रिलेटेड है आर्टिकल 109। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में तो नहीं होता, ये भी सही है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही है। और अगर उसको चेंजेस सजेस्ट करने भी है वो भी 14 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड।
अमेंडमेंट्स टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, क्या ये सही है? नहीं, बाइंडिंग नहीं है, मर्जी है लोकसभा की, करना चाहे करे, नहीं तो कोई बाइंडिंग नहीं है। तो सिर्फ 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो हम कह सकते हैं अभी तक हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी थे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक्स इन द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ये एक रट्टे वाला क्वेश्चन है, इन द सेंस कि अगर तो आपने कभी इंटरेस्ट से ये चीज देखी होगी तो सही है, या आपने इंडियन ईयर बुक पढ़ी हो, जो कि मैं कहता नहीं हूँ, सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको पढ़नी चाहिए, तो वहां पर हो सकता है आपने याद किया हो, या आपने किसी और एग्जाम की तैयारी की हो जहां फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती है, तो हो सकता है आपने किया हो। अदरवाइज मैं मान के चल सकता हूँ कि हाँ, एक सीरियस एस्पिरेंट होते हुए भी आपको हो सकता है ये क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी ना हो। अब इन्होंने पूछा हुआ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इनमें जब आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है उसी के साथ जो है बाकी जो एयरफोर्स और नेवी के रैंक मेंशन्ड है वो आप कह सकते हो सेम हिरार्की के अंदर है। सो यहां पर आपका आ जाएगा आंसर डी। बट अगेन इसको हम काउंट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हो इसके बारे में भी डेफिनेटली पढ़ते हो। अब इसमें लिखा हुआ सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि एग्जैक्टली लक्ष्मीकांत के अंदर ये चीज दे रखी है कि भाई कौन कौन से मेंबर्स हैं एनईसी में। उसमें जोनल काउंसिल का तो मेंशन्ड है कि उसके क्या क्या मेंबर्स होते हैं, इसका एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। बट नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग आप बहुत न्यूज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, इसका जिक्र कहीं बार आता है। लक्ष्मीकांत में जब आपने पढ़ लिया तो आपके अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर के अंदर अगर पढ़ रहा हूँ तो वहां मेंशन हो गया इसके बारे में डिटेल्स, कौन कौन मेंबर होता है क्या है, तो ठीक है। अदरवाइज आपको खुद भी इसको अपने नोट्स को अपडेट करना चाहिए। तो उसके अंदर गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होते हैं, ठीक है, जो स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। इसमें कितनी है स्टेट्स इंक्लूडेड? 8, सिक्किम को इंक्लूड करके। सिक्किम वॉज द लेटेस्ट स्टेट जो इसमें इंक्लूड हुई थी। चीफ मिनिस्टर सारी स्टेट्स के इसमें होते हैं। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, बाय डिफॉल्ट इसके चेयरमैन होते हैं। तो सबके सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका डी। तो इसको भी मैं कहूंगा कि इट वाज अ डूएबल क्वेश्चन, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एनईसी के बारे में जानो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल कितना ज्यादा न्यूज में रहा है। अब उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। क्या ये सही है? 18th लोकसभा तो अभी जिसका इलेक्शन हुआ है वो है, तो अभी से क्या ये लागू होना था? नहीं। जो अगली बार जो डीलिमिटेशन कमीशन, जो 2026 के बाद डीलिमिटेशन कमीशन के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें ये लागू किया जाएगा। तो अभी तो ये नहीं होगा, तो गलत चीज। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये प्रोविजन उसमें मेंशन्ड है। और इतना इंपॉर्टेंट एक जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जो पास हुआ बाद में, जो इतना इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और नई पार्लियामेंट के अंदर पहला बिल था ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा तो फिर अगेन क्या ही आपकी प्रिपरेशन है। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल, ये भी इसका एक प्रोविजन है। सो दीज 2 आर करेक्ट। सो 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे 17 क्वेश्चंस हो गए हैं जो इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 आर करेक्ट। अब कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो आपको नोट करनी होती है न्यूज़पेपर से, किसके बीच में हुई, क्या उसके बेसिक फीचर्स थे, बैकग्राउंड क्या है, कब से स्टार्ट हुई है। अब ये जो एक्सरसाइज मित्रा शक्ति है ये किसके साथ है? इंडिया की, श्रीलंका के साथ। और पहली ऑप्शन क्या है यहाँ पर? दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यही गलत। अगर आपको बाकी के बारे में आइडिया ना भी हो तो अगर ये पता होगा ना कि हाँ ये किसके बीच में थी, इंडिया और श्रीलंका, अच्छा 1 तो नहीं है, तो आप देखोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 1 नहीं है। 2, 3 and 4 बाय डिफॉल्ट वही होगी। सो तीनों की तीनों जो ऑप्शंस है ना, बाकी इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट,
इट कमेंस्ड इन पुणे, ज्वाइंट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल, और तीनों की तीनों सही है। सो ऑप्शन हो गई डी। अगेन इजी क्वेश्चन। A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Courts too. Simple straightforward question। लक्ष्मीकांत आप कह नहीं सकते कि हाँ लक्ष्मीकांत पढ़ी तो आएगा नहीं। पॉलिटी के आप क्वेश्चन देख रहे हो, सिंपल लक्ष्मीकांत जो इसको आप कहते हो हाँ बड़ी सिंपल बुक है, अब इससे तो हाई लेवल का हमें कवर करना होगा, ये है वो नहीं, अवॉइड कर सकते। अच्छे से करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं वहां से, और हर साल आते रहे हैं, ऐसा नहीं है पहली बार आए हैं, हर साल आते रहे हैं। लोअर कोर्ट को किसी केस के अंदर प्रोसीडिंग्स के लिए रोकने के लिए ये रिट जो है यूज की जाती है। ये ऑर्डर होता है एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से। सो सी इज द आंसर। अगेन 19 क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इनसे रिलेटेड कितनी न्यूज आती हैं। कभी कोई एक पर्टिकुलर जो कास्ट वाले लोग हैं वो मांग कर रहे होते हैं कि हमारी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में या शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए या ओबीसी में ऐड कर दिया जाए। तो जब इस तरह की न्यूज आती है तो प्रोसीजर के बारे में डेफिनेटली चीजें आती हैं कि क्या लेट डाउन प्रोसीजर है, किस तरह से चीजें हो सकती है। और अगर कहीं नहीं भी पड़ी तो आपको तो क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, यही तो एक सीरियस एस्पिरेंट की एक पहचान होती है। तो आर्टिकल 342 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट लिस्ट जारी करेंगे कि भाई इस स्टेट के अंदर ये कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट के अंदर हैं। तो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जो लोग इंक्लूड होंगे वो आर्टिकल 342 के अंदर लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर करेंगे। तो यहां लिखा हुआ इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर, नहीं, गलत, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन जारी होगी, अब आगे चल के अगर उसमें कोई अमेंडमेंट होगा तो वो जो है पार्लियामेंट करेगी। उस लिस्ट को अपडेट करना, किसी कास्ट को ऐड करना या डिलीट करना, वो काम है पार्लियामेंट का, वो भी उस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अगर एक कास्ट को डिक्लेयर किया गया है तो वो स्टेट वाइज लिस्ट होती है, तभी तो गवर्नर के एडवाइस पे हो रहा है ना। गवर्नर ने अपनी स्टेट के लिए एडवाइस किया है, गवर्नर ने पूरे रीजन के लिए या पूरे देश के लिए नहीं एडवाइस कर दिया, अपनी स्टेट के लिए एडवाइस किया, और प्रेसिडेंट ने वो लिस्ट उस स्टेट के लिए जारी की। तो एक स्टेट के अंदर जो कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालेगी वो दूसरी स्टेट के अंदर नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल दूसरी स्टेट के अंदर भी वो अलग से मेंशन हो। तो ये सही है। सो ऑप्शन हो गए 2 ओनली। सो अगेन it was a doable question. With reference to union budget, consider the following statements. Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the annual financial statement before both the houses of the Parliament. क्या ये चीज सही है? On behalf of, थोड़ा बारीकी वाला है, on behalf of Prime Minister। अगर आप लक्ष्मीकांत के अंदर प्रेसिडेंट की पावर पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट जो है वो बजट या बजट वर्ड तो आता ही नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करवाते हैं। ठीक है, तो ये ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाला जो यहां पर क्लॉज है वो गलत है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स के अंदर लक्ष्मीकांत के अंदर ही ये पॉइंट आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। अगेन ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन थे जो डुएबल थे? 20। अगेन इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 21। Who of the following is the author of the books The India Way and Why Bharat Matters? अगेन करंट का क्वेश्चन, और एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने अभी ये वाई भारत मैटर्स वाली बुक तो अभी पब्लिश की है 2023 या 24 की स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, 24 के स्टार्टिंग के अंदर की शायद बात है ये। तो एक का भी पता है ना आपको, तो क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया है। मतलब 2 बुक्स के नाम दे दिए, एक इसका तो डेफिनेटली इस बार के स्टूडेंट्स को पता ही होगा ना। तो सुब्रमण्यम जयशंकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नहीं तो नॉर्मली बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इस बार वो भी इतना इजी दिया इन्होंने। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां कंट्री और रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही है। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस,
आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर किए तो बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। सूडान, वॉर बिटवीन कंट्रीज, रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ये भी चीज़ सही है। टर्की कि क्या जो नेटो है उसकी मेंबरशिप टर्की ने क्या छोड़ दी है? नहीं, इशू जरूर आया था, धमकियां दी थी मैं छोड़ दूंगा, ये है वो है, बट छोड़ी नहीं थी। ठीक है, तो 1 and 2, सो ओनली 2 pairs आर मैच्ड करेक्टली, अगेन एन इजी क्वेश्चन। उसके बाद कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कि सम पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। अब जब इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करते हो, इंटरनेशनल इश्यूज कवर करते हो, और आजकल खास करके ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई है जब से रशिया यूक्रेन वॉर रही है, तो ये पाइपलाइन के रूट्स विद इन इंडिया, इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पाइपलाइंस, ये सब चीज़ें तो आप कवर करते हैं, तो इसके बारे में डेफिनेटली न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा और कवर भी किया होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर भी कवर किया होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ सही है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ और आप कह सकते हो यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी का। और सम पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद द मेडिटेरियन सी, यस, ये भी चीज बिल्कुल सही है। अगर आपने मैपिंग अच्छे से की होगी तो आपको इसका पता होगा कि कहां से कहां कनेक्ट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, और बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक फैक्ट है कि रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है और ये स्ट्रेटेजिक रूट है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो अगेन इट इज अ डूएबल क्वेश्चन। ठीक है, इट इज अ डूएबल क्वेश्चन। सो इसको भी हम उसी कैटेगरी में रख सकते हैं कि भाई एक सीरियस एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन आना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। अब आपने रेड सी के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, डेड सी, रेड सी, ये जो इंपॉर्टेंट सी हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। सो अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पर बहुत ना के बराबर बारिश होती है, पूरे साल में बहुत ही कम होती है, और नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। अगेन इंटरनेशनल मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि कोई नदी का पानी या कोई नदी उसमें जाके मर्ज नहीं होती है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ऑल्दो मैं मान के चल सकता हूं कि एक सीरियस एस्पिरेंट ने भी हो सकता है इनमें से एक आधा पॉइंट मिस कर दिया, तो इसको हम उसमें काउंट नहीं करेंगे कि ये होना ही चाहिए, बट ये तो होना चाहिए क्योंकि मैपिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेपरेशन का, और इस तरह की चीजें अगर आप नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। अब ईपीए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ये सब आपकी प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के रिगार्डिंग आप पढ़ के जाओगे कि कौन एमिशन सबसे ज्यादा करता है, नहीं करता, तो जब वो चीज कवर की होगी और साथ में ईपीए के बारे में पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल। सो अगेन एन इजी क्वेश्चन, कोई ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक डूएबल क्वेश्चन ही था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इफ यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट्स, holders of US treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment। अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर मई के अंदर इससे रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज आई थी, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, कि यूएसए माइट डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट। तो ये कह रहे हैं उस कंडीशन के अंदर जो होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो अपना क्या क्लेम टू रिसीव पेमेंट नहीं डाल पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये जरूर है कि जिन कंपनियों ने या जिन फर्म्स ने उनमें पैसा डाला होगा, जिनको आप कह सकते हो पैसा पे करना होगा, उनको पता है कि भाई इस बॉन्ड में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, अब इस बॉन्ड को पे बैक करने की बारी आ गई है, जो कस्टमर्स हैं, तो वो अपना पैसा जरूर वापस खींच सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो होल्डर्स हैं वो कहें कि हम अपना क्लेम नहीं डाल सकते। तो ये वाली ऑप्शन आपकी हो गई गलत, क्योंकि होल्डर्स ऑफ विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू, ये चीज है गलत। यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट
ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही है। अब अगेन अगर आपने इसके रिगार्डिंग पढ़ा हो न्यूज़पेपर में तो आप श्योरिटी के साथ इसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सस्पेंस तो रहेगा कि कौन से सही है कौन से नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को अगेन हम काउंट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोअर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। अब सिंडिकेटेड लैंडिंग क्या हुई? सिंडिकेट क्या मतलब होता है? एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग, ठीक है, कि मल्टीपल जो लोग हैं जिनके पास मान लो ज्यादा पैसा है, उन्होंने ग्रुपिंग कर दी कि ये हमारा पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं और ये आगे हम इंटरेस्ट पे लैंड कर देंगे, तो ये होती है सिंडिकेटेड लैंडिंग। तो अब आपने आगे उसको लैंड किया, तो अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करेगा और नुकसान होगा तो वो नुकसान बढ़ जाएगा ना। कहाँ अगर एक ही बंदा लैंड करता सारा का सारा अमाउंट और वो डिफॉल्ट कर जाता आगे बोरोवर, तो सारा का सारा नुकसान उसी एक को। कहाँ मल्टीपल है तो प्रोपोर्शन घट जाएगा। तो वही चीज है, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी है सही। स्टेटमेंट 2 क्या है? द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट या लंप सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अब ये है गलत कि क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती, जबकि बैंक के थ्रू भी सिंडिकेटेड लोन मिलते हैं। क्रेडिट लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रेडिट कार्ड आपकी एक लिमिट सेट है कि आप इस हद तक जो है लोन उठा सकते हो बट आप बाद में पे बैक कर देते हो। वो कह रहे हैं कि नहीं, फिक्स्ड अमाउंट ही हो सकता है, एक क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती, जो कि गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी इज योर राइट ऑप्शन। सो अगेन इसको मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा कि हाँ हर एक सीरियस एस्पिरेंट इसको कर पाता, बट लॉजिकली सोच के देखो। कई बार अब जैसे हमने नहीं अगर मान लो पढ़ा सिंडिकेटेड लोन तो हम घबरा जाए, यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो। पढ़ के देखो, एक कॉमन सेंस लगाओ। पहली स्टेटमेंट जो है वो कॉमन सेंस से ही हो रही है, उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन की तो जरूरत है नहीं है। और दूसरी को भी अब अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सेंस किस चीज की बन रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ the digital rupee. It is a sovereign currency issued by RBI in alignment with its monetary policy. अब डिजिटल रूपी कितना ज्यादा न्यूज में रहा है, अब इसके बारे में आपको एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। सो आप देखोगे कि एक सही ऑप्शन है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन RBI's बैलेंस शीट। डेफिनेटली, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, डिजिटल फॉर्म में है। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो डेफिनेटली एक लाइबिलिटी की तरह ही तो खड़ा है उसके बैलेंस शीट के अंदर। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ऐसे कैसे है? तो एक तरह से पैसा ही ना, पैसे की वैल्यू तो हिलती है इन्फ्लेशन के साथ, कम ज्यादा होती है इन्फ्लेशन के साथ। आप ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो डिजिटल फॉर्म में तो इंश्योर्ड हो गया, तो ये हो गया गलत। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। यस, सो 1, 2 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। 1, 2 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसको मैं एक डूएबल क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि डिजिटल रुपी बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड चीज़ रही है और इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए एज अ सीरियस एस्पिरेंट। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। अब बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। अगर आप PYQs देख के गए हो अच्छे से तो बुद्धिज्म को, जैनिज्म को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए होगे और ऐसे केस में इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बट अगेन मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के तौर पे नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादा ही फैक्चुअल होता है। कई बार सीरियस एस्पिरेंट इस तरह की चीजें छोड़ भी जाते हैं और इंडीड इस तरह की चीजें भी देखी गई हैं कि आप जितना मर्जी करके जाओ, खास करके आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट इंडिया, फिर भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है या कोई ऐसा फैक्ट मिस कर देते हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसमें जो है सही ऑप्शन जो है आपके शाक्यमुनि एंड तथागता 2 and 3 वुड बी योर राइट आंसर। सो फिर भी मैं इसको उस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये एक ध्यान रखना है फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि ये एक नए टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं भर भर के अगले एग्जाम के अंदर, कि जहां 3 कॉलम दे रखे हैं, 2 कॉलम की मैचिंग तो नॉर्मली आप करते ही हो, 3 कॉलम दे रखे हैं, भाई तीनों फैक्ट्स किस किस के सही हैं।
यहाँ पर आपको आर्कियोलॉजिकल साइट दे रखी है, स्टेट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अगर यहाँ पर आपको तीनों के तीनों मैच करना है, अब यहाँ पर चंद्र केतुगढ़ है और लिखा हुआ है कि भाई ये ओडिशा के अंदर एक ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है, यहां पर ये फैक्ट गलत है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है इनाम गांव महाराष्ट्र चैल्कोलिथिक साइट, ये आप देखोगे सही है। उसके बाद मानगाडू केरला मेगालिथिक साइट, ये वाले फैक्ट भी तीनों इसमें करेक्टरिस्टिक आपको सही मिलेंगे। उसके बाद सालीहुंडम आंध्र प्रदेश रॉक कट केव श्राइन्स, यहां पर आप देखोगे ये दोनों फैक्ट्स तो सही हैं, बट ये है बेसिकली बुद्धिस्ट स्तूपास, सो यहां पर ये वाला गलत है। सो इसका जो सही आंसर आप देखोगे वो है 2 और 3, बट अगेन मिस कर सकते हो आप एज अ सीरियस एस्पिरेंट इस चीज को भी कि भाई अभी तक हमारे 26 हुए ना, तो इसको भी हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at भटकल? तो अभी मैंने आपको बोला कि PYQs आप डेफिनेटली करके जाओगे एज अ सीरियस एस्पिरेंट, और PYQs अगर आपने की हो तो कृष्ण देवा राया के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है और इसको आप नहीं छोड़ के जा सकते, और इसको किया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। इसको मैं एक इजीली डूएबल क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। With reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. अब रेवतवाड़ी सेटलमेंट, रेवतवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ये सब के फीचर्स आप बहुत अच्छे से करके जाते हो। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक और आ गया। अंडर द रेवतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल क्लैमिटीज। क्या रिलैक्सेशन या नहीं, इन्होंने तो एग्जम्प्टेड बोल दिया, एग्जम्पशन मिलती थी कि आप पे ही ना करो कि भाई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, आपकी फसल इस बार सही से नहीं होगी, नहीं, गलत। Under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. Yes. कि भाई अगर आप ड्यू डेट पे नहीं चुकाओगे रेवेन्यू, नहीं चुकाओगे टैक्स, तो आपसे आपकी जमीन वापस ले ली जाएगी। सो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसको भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आप डालोगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। ये क्या होती है? शॉर्ट स्टोरीज। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट स्टोरीज, क्या उपनिषदों में कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है? अगर आपको उपनिषद का थोड़ा सा भी ज्ञान हो, हल्का सा भी पता हो, तो आपको पता होगा यार उनमें शॉर्ट स्टोरीज एग्जाम्पल के लिए, रेफरेंस के लिए तो होती हैं। तो ये तो ऑप्शन ही गलत होगी। उपनिषद्स वर कंपोज अर्लियर देन पुराणास। ये जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो तो आपको पता ही है कि भाई उपनिषद्स का जो टाइमलाइन बताया जाता है वो पुराना से पहले वाला है, तो ये भी आपका सही है। सो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसको भी अगेन आप डूएबल क्वेश्चन के कैटेगरी में रख भी सकते हो, नहीं भी रखते हो, इस चीज को डाउटफुल रख के। कुछ को हो सकता है उस टाइम ये क्लिक ना करे, ठीक है, बट ये चीज तो हर एक को पता होगी। तो 1 ऑप्शन के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे हैं, सो फिर भी हम इसको उस कैटेगरी में भी नहीं डाल रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। अब इस तरह की जो चीजें होती है ना, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, अब कई बार मेंशन होती है आर्टिकल के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। अब आपने क्यूरियोसिटी जगाई और थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया, देख लिया, तो आप नोट्स में इंक्लूड कर लोगे या मंथली करंट अफेयर मैगजीन में आ गया, नहीं तो हो सकता है मिस आउट हो जाए। अब ये फैक्ट वैसे है सही। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी ये एक प्लेटफॉर्म है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो असिस्ट करती है कि मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, एक ठीक ठाक रेट पे जो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसके मेंबर नहीं हो तो आप कर नहीं सकते। सो ओनली 1 इज करेक्ट। सो अगेन मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड की कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? गरबा डांस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से किया होगा क्वेश्चन, मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी की होगी तो भी ये क्वेश्चन आपको
आना चाहिए। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन। ये कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। ये आपने देखा होगा कि माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी रही है। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स कूप्स इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। दोनों सही स्टेटमेंट है और इसी की वजह से इंस्टेबिलिटी और वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। इजी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। कि इंडिया इंपोर्ट ही नहीं करता एप्पल फ्रॉम यूएसए। आपने देखा होगा न्यूज में ये चीजें तो आई हैं कि जो इंपोर्ट है उसका नंबर ड्रास्टिकली गिरा है एप्पल्स का, कुछ फ्रूट्स का। क्यों? क्योंकि कंडीशन एक लग गई है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फ्रूट, कोई चीज है, कोई फ्रूट है, वो इस तरह से आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट को आप इस तरह से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो बट ऐसा थोड़ी ना कि यूएस के अंदर हर एप्पल ही जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये आउटराइटली कह देना कि इंपोर्ट ही नहीं करता, ये स्टेटमेंट तो गलत है। अपने आप में ही इस तरह की सिचुएशन जब आपको देखने को मिले, यार क्या एक भी केस नहीं होगा कि एक भी वैरायटी ऑफ एप्पल नहीं आ सकता, तो खुद को ही कॉमन सेंस से लगता है कि ये स्टेटमेंट तो गलत लग रही है। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। ये अगर आपने पढ़ा हो, और पढ़ना भी चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीज़ें हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आप चीज़ें पढ़ के जाते हो, तो ये आपको पता चलेगा ये स्टेटमेंट ईजी है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इसको भी आप इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही रखोगे। ठीक है, ये चीज पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं एप्पल को लेके, बट मैंने आपको पहले बताया यूपीएससी के अंदर जहां एक फैक्ट इस तरह का बता दिया कि आपको लगे यार इसमें हल्का सा भी लूप होल हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, तो ऐसा चांस तो यूपीएससी भी उसको करेक्ट करने का नहीं लेगा। ठीक है, सो इसको भी आप कोई मुश्किल क्वेश्चंस की कैटेगरी में नहीं रखोगे। With reference to the Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for the removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration. अब ये लक्ष्मीकांत के अंदर एग्जैक्टली लाइंस मेंशन्ड है, जहां पर आप स्पीकर का चैप्टर देखते हो ना पार्लियामेंट का, उसके अंदर स्पीकर का जो सब सेक्शन आता है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा का रेजोल्यूशन चल रहा है तो उस टाइम वो खुद प्रिजाइड नहीं करेगा, ये चीज सही है। He or she shall not have the right to speak, नहीं, right to speak है, ठीक है, ये गलत हो गया। He or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, ये भी गलत है। वोट करने का हक होगा, बट अगर आप कह दो इक्वल नंबर ऑफ वोट्स वाली चीज आ गई, वहां पर नहीं होगा। तो यहां लिखा है फर्स्ट इंस्टेंस में ही हक नहीं होगा, वो चीज गलत है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन 1 सही है। सो लक्ष्मीकांत से आप करके गए हो तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, 32 हो गया मेरे ख्याल से, हाँ 32। With reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. देखो अगेन जो करंट में सिचुएशन चल रही है ना, उससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लैप्सिंग ऑफ बिल्स, क्योंकि पार्लियामेंट पिछली लोकसभा डिसॉल्व हुई है तो उससे रिलेटेड चीज आ गई है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड चीजें आ गई हैं, और फिर भी आप ना कर पाओ तो बड़ी गलत बात है। बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, यस, ये लक्ष्मीकांत के अंदर अगेन सारे फैक्ट्स क्लियरली दे रखे हैं। इंडीड इसी चैप्टर के अंदर शायद ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि भाई बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन, क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जिसने जो डिसॉल्व हुई है उसने ऑलरेडी पास कर दिया है, अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो अपना काम कर गए, तो वो बिल नहीं अभी आप कह सकते लैप्स होगा। अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज या हर इंटेंशन टू summon the houses to a joint sitting lapses on dissolution of the Lok Sabha. 2 हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग की नोटिफिकेशन दे रखी है, क्या वो भी लैप्स हो जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। सो इसमें आप देखोगे
विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द, इसमें आपका आएगा कौन कौन से सही है, सिर्फ ऑप्शन 1। जो सेकंड ऑप्शन भी है, बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकसभा उसको पास कर चुका है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो वो अपनी प्रोसीडिंग्स चला सकता है। सो अगेन एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रोरोगेशन ऑफ हाउस के रिगार्डिंग तो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही हो, बट एग्जैक्टली आउटराइटली ये लाइन उसमें नहीं लिखी कि डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस या रिक्वायर्स द एडवाइस, ठीक है। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ध्यान से पढ़ोगे, प्रेसिडेंट का चैप्टर जब ध्यान से आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि प्रेसिडेंट जो है ही विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो जिनको आगे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। तो आपको कॉमन सेंस से समझ आना चाहिए कि भाई ये चीज तो गलत ही होगी कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो चाहिए होगा इस सेक्शन में भी। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड साइनेड आई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। ये लक्ष्मीकांत में क्लियरली दे रखा है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी आपका सही है। सो अगेन इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। फिर भी हो सकता है कोई स्टूडेंट ये रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, होना नहीं चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको डाउटफुल होने की वजह से कैटेगरी से बाहर रखते हैं। अगला है स्टेटमेंट 1, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। करंट अफेयर का सिंपल क्वेश्चन, यस ये चीज सही है। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। ये 2040 की जगह है 2050, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ है गलत और करंट अफेयर बेस्ड इजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आपका होना ही चाहिए। अगला है स्टेटमेंट 1, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। इकोनॉमिक क्राइसिस तो वेनेजुएला में है, ये आपने न्यूज में पढ़ा होगा, बट क्या ऐसा हो गया सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री? नहीं, ये क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, सो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आ रखे हैं। वेनेजुएला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये वाली चीज जो है सही है, ये फैक्ट सही है सेकंड वाला, बट पहली स्टेटमेंट ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगेन एन इजी क्वेश्चन, ये एक फैक्ट है, नॉन फैक्ट, ये करंट से रिलेटेड इजी चीज है। विथ रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये न्यूज में कई बार आ चुका है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आते हैं। टू इंप्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, यस। Under the scheme, cadastral maps are digitized, yes. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Again, yes. तीनों की तीनों इसमें सही है, बट फिर भी कई बार आप इतनी सारी स्कीम्स पढ़ते हो सकता है फंडिंग को लेके थोड़ा सा आपके माइंड से कुछ स्किप कर जाए, यहाँ पर श्योरिटी ना हो, बट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग आपको चीजें आनी चाहिए थी, बट स्टिल मैं उस कैटेगरी से इसको भी बाहर रख लेता हूं। विद रेफरेंस टू दी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो न्यूज में आती है और फीचर्स आपको पता होने चाहिए। दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, यहां तक तो बिल्कुल सही है। एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी, ये चीज इसका फीचर नहीं है, ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया गलत। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, ये है सही। सो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें ये बारीकी है जो कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि शायद ये भी एक इंक्लूडेड होगी चीज, कॉमन सेंस की बात है, बट मैंने शायद मिस कर दी हो, तो फिर भी
हो सकता है वो 1 को भी सही कराए, तो एक गलती होने का चांस इसमें भी है क्योंकि थोड़ी सी क्लोज ऑप्शन है। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, अगेन एन इंपॉर्टेंट। अब देख रहे हो गवर्नमेंट स्कीम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, उससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आए हुए, तो मैं इसलिए बोलता हूँ जो भी स्कीम्स होते हैं उससे रिलेटेड आपके सारे फीचर्स अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन दिस स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स, ये 18 to 40 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, यस, एज के हिसाब से डिफाइंड है टेबल बना के। Each subscriber under this scheme shall receive a minimum pension of 3,000 rupees per month after attaining the age of 60 years. Yes, ये इसका मेन फीचर है। Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. नहीं, ये unmarried daughters वाला गलत है, to the spouse है and that to 50%. So ये भी गलत है। So 2 and 3 यहाँ पर ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। सो अगेन ये क्योंकि स्कीम से रिलेटेड है, मैं मान के चल सकता हूँ कि हाँ यार इतनी सारी स्कीम्स आप करते हो कि चांसेस हैं कि इसमें किसी ना किसी में आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैंने इन कैटेगरी में नहीं डाला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, गलत। बेसिक क्वेश्चन, ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज मेंशन है। Statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. Yes, ये statement सही है। Simple question, ठीक है, doable, very much doable question. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Consider the following statement. Statement 1, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Yes, again basic question of geography related to atmosphere. Statement 2, at the equator heat is transported to greater heights by strong convectional currents. देखो हवा है, गर्म होगी, एक्सपैंड होगी, इसीलिए इक्वेटर्स पे जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और पोल्स पे हवा ठंडी होती है तो थिकनेस कम होती है, कॉन्ट्रैक्टेड होती है। तो ये दोनों सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक है। सो इसके अंदर आपका ये भी मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अगेन एनवायरमेंट करके जाओगे और वॉल्केनिक इरप्शंस के ऊपर PYQs के अंदर भर भर के क्वेश्चन है, तो करके ही जाओगे कि भाई क्या कुछ इंक्लूडेड है, और एक तरह से आप कह सकते हो रेपिटेशन है PYQs का, सबके सब इसमें इंक्लूडेड है, ऑल 4। 38th क्वेश्चन जो इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या इन आर करेक्ट इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है चीज, आइसोथर्म जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम के साथ दे रखी है चीज। द आइसोथर्म्स डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। यस, जनवरी मंथ की बात हो रही है, अगर आपने ध्यान से उस चीज को कवर किया हो। द प्रेजेंस ऑफ cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and isotherms bend towards them. क्या ये cold current है? ये warm है, यही गलती है, गलत, ठीक है। warm current है जो कि उसको colder नहीं warmer बना देता है। So only one is correct। और बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी फैक्ट है आपका। 55 में से 40 क्वेश्चन हैं जो कि आप कह सकते हो इजी और डुएबल क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट। मैपिंग का, रिवर मैपिंग का, रिवर पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं और रिवर मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के भी और इंटरनेशनल लेवल की भी। और इंडिया के अंदर तो जो ट्राइब्यूटरीज वगैरह हैं ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, ऑप्शन सी। अगेन कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, यार मैंने इतनी बारीकी में नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा, तो इसको मैं उस कैटेगरी से बाहर रख रहा हूँ। बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सीरियस एस्पिरेंट कि वो इसको सही करे।
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, फ्यूचर एस्पिरेंट एक चीज का ध्यान रखें, अगले साल इस टाइप के क्वेश्चंस का नंबर ड्रास्टिकली बढ़ सकता है, पहले बता रहा हूँ। एक इस टाइप का और एक इस टाइप का, 3 वाले जो मैचिंग है, और स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। फिर मत बोलना कि डिफिकल्ट आ गया, ऐसे हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेरी इजी, हाँ है। स्टेटमेंट 2, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। देखो, जब रेनफॉल हो रही है तो पानी आते हुए अपने साथ जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज होती है उनको डिसॉल्व करके ले आता है। ऑक्सीजन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड इसके सॉल्यूशन में होगी। स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यस, ये भी बात सही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है तो वो डिसॉल्व करके लेके ही आएगा। ठीक है, अब तीनों स्टेटमेंट है तो सही। अब ऑप्शन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। वेदरिंग ऑफ रॉक कैसे होती है कि एक तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होगी तो एसिडिक बना देगी, तो एसिडिक पानी होगा तो उसके जो रॉक के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनके साथ रिएक्ट करके वेदरिंग करेगा। तो एक तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से। दूसरा, जहां ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीडेशन भी एक प्रोसेस है, अपने इरोजन और वेदरिंग ऑफ रॉक के अंदर वो चीज पड़ी होगी, तो दोनों की वजह से हो रहा है। ठीक है, दोनों की वजह से हो रहा है। तो इसमें ये आप कह सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 1 की एक्सप्लेनेशन है। सो इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नया फॉर्मेट का था तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स आपके सही है तो चाहे नया फॉर्मेट आए, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। इंटरनेशनल मैपिंग का सिंपल क्वेश्चन। किस किस का है? जर्मनी का है, नॉर्वे का है, फिनलैंड का नहीं है, रशिया का नहीं है, ओनली 2। ये होना ही चाहिए था क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वाटरफॉल दे रखा है, रीजन दे रखा है, रिवर दे रखी है। धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है, नर्मदा रिवर, सही चीज, मालवा रीजन के अंदर। उसके बाद हुंड्रू वाटरफॉल, छोटा नागपुर के अंदर, सुबर्ण रेखा रिवर, यस सही। उसके बाद गैसोप्पा वाटरफॉल, वेस्टर्न घाट और नेत्रवती रिवर। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि ये जो नाम है, ये जॉग फॉल्स, ये सबने सुना होगा, इसका दूसरा नाम है, इसको गैसोप्पा फॉल्स भी कहते हैं। कईयों ने हो सकता है सुना हो, कईयों ने ना सुना हो। और ये शेरावती जो रिवर है उसके ऊपर है, तो ये वाला जो है गलत हो गया। तो इसको, वैसे ये इजी क्वेश्चन ही है, कोई मुश्किल नहीं है, बट अगेन आंसर इसका होगा ओनली 2, बट हम एक स्कोप रख लेते हैं गलती होने का। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रीजन, नेम ऑफ माउंटेन, टाइप ऑफ माउंटेन। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल मैपिंग के ऊपर कितने ज्यादा क्वेश्चन हैं। रीजन, सेंट्रल एशिया, ये वॉसगेस माउंटेन रेंज, फोल्ड माउंटेन। अब ये जो वॉसगेस माउंटेन रेंज है ये फ्रांस के अंदर है, तो ये सेंट्रल एशिया में नहीं, यूरोप के अंदर है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद यूरोप के अंदर एल्प्स, सही है। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, नहीं, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर एप्लेचियंस, फोल्ड माउंटेन, सही। साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज, फोल्ड माउंटेन, सही, ओनली 2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था, बेसिक क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, हाँ आपने बाय चांस पढ़ लिए तो आते होंगे, नहीं पढ़े तो नहीं आते होंगे। ये इंसेक्ट्स की टाइप है, तो इसको अगेन उस कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। अभी तक हमारे 43 हो गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, मैनी च्युइंगम फाउंड इन मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। ये आपको पता है कि भाई रबर होती है एक तरह की, ठीक है, तो वो प्लास्टिक से ही बनती है, प्लास्टिक की ही एक टाइप है, तो ये चीज सही है। और डेफिनेटली जो चीज जो है प्लास्टिक से बनी हुई है, रबर से बनी हुई है, वो एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो क्रिएट करेगी। रीजन आपको पता ही यही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सिंपल कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी था, अगर डायरेक्टली नहीं भी पढ़ा गया। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंट्री का नाम, एनिमल्स फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब ऑब्वियसली मैं मान के चलूंगा इनमें से हो सकता है कुछ जो एनिमल्स के नाम हैं वो आपने ना पढ़े हों, ठीक है, तो अगेन इसको भी डूएबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बट अगर आप देखोगे सारे के सारे जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगेन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपने आर्टिकल में बाय चांस पढ़ लिया, थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाई तो डिटेल्स देख ली तो ठीक है, हो सकता है पढ़ा भी हो तो भी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ना की हो, तो अगेन 100% डूएबल में नहीं है, बट देख लेते हैं क्वेश्चन। इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नहीं, ठीक है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यस, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड, नहीं, सो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डूएबल नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये सही है। अगेन मैं इसको डूएबल में नहीं रखूंगा, क्योंकि देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ फैक्ट्स आपको पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते, बट हम देखते हैं कि एलिमिनेशन से हो सकता है या नहीं हो सकता था। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर। चलो हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन से सोच सकते हैं यार ये चीज़ सही है, हमने कभी डिस्कवरी पे, नेट जियो पे भी इस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी, ठीक है, कि चीता जो है वो दहाड़ रहा है, तो 2 तो हम कह सकते हैं सही है, बट 2 सही वाले यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, और इसका मतलब हमें 1 और 3 के रिगार्डिंग भी श्योरिटी तो चाहिए। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, तो ये ऑप्शन यहां पर है गलत, ठीक है। सो 1 and 2 आर दी ओनली करेक्ट ऑप्शन, बट अगेन डायरेक्टली सिंपल डूएबल में मैं इसको नहीं रख रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। अब अगेन ये वैसी चीजें हैं जो किसी आर्टिकल के अंदर आ गई, किसी प्लेटफॉर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ मेंशन्ड है तो आपने पढ़ लिया, क्यूरियोसिटी रखी थी, अपने नोट्स में इंक्लूड किया था तो आपको आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero carbon, nature positive and that aims to increase farmer resilience। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग। बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ये कौन से एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो आप कह सकते हो घर में आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो वो भी एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। एक बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एक आप अपने घर में इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप देखोगे ये सारे के सारे जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो अगेन इन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी भी है। सो ये 45th ऐसा क्वेश्चन था जो कि इजी क्वेश्चन था। फ्यूल सेल वगैरह सब आजकल आम टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप with an insect that has co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree। Again directly doable नहीं, but इसका आंसर है A, fig। Consider the following। butterflies, fish, frogs, how many of the above have poisonous species among them। अब नेट जियो का डिस्कवरी आप देखते होगे तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि इन कैटेगरीज में पॉइजनस स्पीशीज भी दिखाते होते हैं, ठीक है। अब ये क्लिक करने की बात है, बाय चांस, मैं आपको ऐसे ही बोलूँ, बाय चांस क्लिक करने की बात है, कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया उस टाइप की, तो सबके अंदर है, बट अगेन उस कैटेगरी से मैं इसको बाहर रख रहा हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड। कंसिडर द फॉलोइंग। कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब रेड सैंडर्स आपको पता होना चाहिए, लाल चंदन, रेड सैंडलवुड, इसके बारे में आपने साउथ इंडिया की मूवीज के रिगार्डिंग भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी मेंशन कर देते हैं कि लाल चंदन जो है आंध्र प्रदेश के की एक स्पेशलिटी है, ये यहाँ पर हमारे देश में ही पाया जाता है। सो इसका तो पता ही है कि रेड सैंडर्स तो है। बाकी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो कैश्यू आपको लगेगा यार इंडिया में तो नेटिव नहीं होगा, पपाया का हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। आंसर इसका है ओनली 1, ठीक है, रेड सैंडर्स। बाकी 2 इंडिया के नेटिव नहीं है। अगेन इसको हम इजी की कैटेगरी से बाहर रख रहे हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। अब इनमें से पूछा हुआ है कौन सा एयरपोर्ट जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि भाई एक नया जो है एयरपोर्ट बनाया गया। ब्राउनफील्ड क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग को रेनोवेट किया गया। तो इसमें आप देखोगे जो ये डोनिया पोलो एयरपोर्ट है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये यूपी के अंदर है, ये भी एक ग्रीनफील्ड है। बट ये विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये ग्रीनफील्ड नहीं है।
सो ओनली 1 and 2। अब क्योंकि ये 2023 का नहीं है अपडेट, बट एट द सेम टाइम एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, खास करके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं कायदे से आपको आना चाहिए, बट अगेन उस कैटेगरी से हम इसको बाहर रखते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यार करेक्ट? इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। वाटर वेपर क्या है? गैस ही तो है, भाप, ठीक है, गैस ही तो है, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है डेफिनेटली इसके जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो घटती है। तो ये सही है, एक कॉमन सेंस से भी आपको पता होगा। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। क्या इसकी परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल्स हो सकती है? वहां पे तो जो वेपर्स है वो भी कंडेंस हो जाएंगे, तो वेपर्स की परसेंटेज कैसे होगी? ठीक है, वहां तो लिक्विड स्टेट की ज्यादा होगी, तो ये गलत है। तो ओनली 1 इज करेक्ट। ये इजी क्वेश्चन था, ये आपका इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। बारिश पूरा साल होती रहती है। जो एनुअल और डेली रेंज है वेरिएशन की, ठीक है, कि मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, वो रेंज जो है वो लो है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन दिस एंड दिस। ये फीचर्स अगर आप देखोगे तो ये मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के हैं, बट अगेन कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके हैं, इक्वेटोरियल के हैं, किसके हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होने का स्कोप इसमें हो सकता है, तो अगेन उसको मैं बाहर रखता हूँ। विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, ये बहुत ईजी चीज़ है, कॉन्सेप्ट जो आप ज्योग्राफी में कवर करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। यस, सही है। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। ये चीज भी सही है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही है जो कि आप कह सकते हो जो ये हरिकेन साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, इनको बनाने के लिए, इनको आगे पुश करने के लिए, जनरेट करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इक्वेटर्स पे आपको वो चीज़ें नहीं दिखती। तो इसमें दोनों की दोनों आपकी ऑप्शन सही है, और आंसर आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका इजी कैटेगरी में आएगा। ऑन June 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। 12 घंटे से ज़्यादा का दिन 21 जून, जो सबसे बड़ा दिन होता है, 12 घंटे से ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? एक तो हमारे इंडिया में ही आप देखते हो, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गर्मी होती है ना, सबसे बड़ा दिन। और उसके अलावा इक्वेटर पे होगा? नहीं, इक्वेटर पे नहीं होगा, ठीक है, 12 घंटे से ज़्यादा इक्वेटर पर नहीं होगा। ट्रॉपिक ऑफ, ये ज़्यादा पूछा हुआ है, ऑफ मोर देन 12 आवर्स, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा 21 जून को, नहीं, छोटा होता है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल पर होगा, आर्कटिक सर्कल ऊपर की तरफ है, तो आर्कटिक सर्कल पे आपको पता है 6 महीने के आसपास दिन रहता है, 6 महीने के आसपास रात रहती है, तो वहां पर आपको पूरा दिन रोशनी ही देखने को मिलेगी। सो 2 and 4, 2 and 4, वेरी इजी क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये बात हो रही है कॉन्गो बेसिन की, इसको भी मैं इजी बोलूँगा। अगर आपने एनवायरनमेंट थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ी हो, न्यूज़पेपर के अंदर करंट की चीज़ें पढ़ी हो, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। विद रेफरेंस टू परफ्लोरोएल्काइल एंड polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statements. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging material. इसके बारे में बहुत न्यूज़ में आता रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है। ये ऑप्शन है आपकी सही। PFAS are not easily degraded in the environment. Yes, ये भी चीज़ सही है। Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal body. Yes, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगेन इजी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। अब ये कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। पैरासाइटोइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब अगेन इसमें मैं आपको ये कहूँ कि भाई आपको ये क्वेश्चन 100% आता होगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन अगेन आपने कहीं पढ़ लिया, देख लिया तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही ऐसी ऑप्शन हैं जो कि सही हैं, इसको इजी नहीं आप मानोगे।
कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली। ये इजी क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों ही पी फैमिली से हैं, ऑल थ्री। ठीक है, कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, आपको फीलिंग आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा यार ये पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पढ़ के ही आ जाती है फीलिंग। और आपने तो अभी रिसेंटली तैयारी की होगी, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, बट स्टिल डाउटफुल होने की वजह से इसको भी दूसरी कैटेगरी में रख देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब अगेन PYQs में इस इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का जिक्र आ रखा है, तो इसके रिगार्डिंग आप डेफिनेटली पढ़ के जाओगे। सो वर्मिन कैटेगरी कौन सी होती है कि भाई ये क्रॉप्स के लिए, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके लिए खतरनाक है। स्टेटमेंट 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। सोच के हमें लगता है कि जी जो चमगादड़ है जी खून चूसेगी ये वो, जबकि ऐसा इस केस में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो इसके रिगार्डिंग मैं कहूँगा ये आना चाहिए, क्योंकि PYQs पे बेस्ड है ना। PYQs में ये आपने जब देख लिया तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ के गए होगे, तो ईजी ऑप्शन है, कोई मुश्किल ऑप्शन नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन जो इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स होते हैं उसकी पूछी हुई है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। अगेन 52nd क्वेश्चन जो कि आपका डुएबल था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ये थोड़ा सा ओपन एंडेड है, अगर आप इसके बारे में सर्च भी करोगे ना तो इतना क्लैरिटी से मिल नहीं रहा है, तो दिस इज समथिंग जो डाउटफुल है। शायद इसमें सिर्फ बैंकिंग टाइप वाली ही आएंगी, बट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज समथिंग डाउटफुल। इन इंडिया द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स, ये भी सही है। सो 2 और 3 इसमें होना चाहिए, बट फर्स्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अगर वो भी सही हो गया तो आप कह सकते हो C है। वैसे ज़्यादा चांसेस इसके D के हैं, इसके अंदर। अगेन इसीलिए मैं इसको इजी की कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंश्योरेंस कंपनीज, यस। पेंशन फंड्स, यस। रिटेल इन्वेस्टर्स, यस। तीनों के तीनों इसमें कर सकते हैं। थोड़े ये बेसिक्स आपने किए हो इकोनॉमी के तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। कंसिडर द फॉलोइंग। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप एक तरह से पैसे का लेन देन कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स से डेफिनेटली ये उस कैटेगरी में है। क्या मोटर व्हीकल्स है? नहीं, सिंपल कॉमन सेंस से चीज आप जान सकते हो। करेंसी स्वैप है एक तरह से पैसे का लेन देन ही है। तो 1 और 3 सो इसको भी आप रख सकते हो या नहीं रख सकते। ठीक है, चलो नहीं रखते हैं, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक आधी ऑप्शन का कंफ्यूजन है, तो इजी में नहीं रखते इसको। विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखी हुई है, सेक्टर। अब प्राइमरी कौन सी होती है? जहां आप कोई चीज जनरेट कर रहे हो, लाइक फार्मिंग कर रहे हो या माइनिंग कर रहे हो, वो होती है प्राइमरी चीज। सेकेंडरी क्या होती है कि आपने उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक आगे बेचने वाली या यूजेबल फॉर्म में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट किया। और टर्शरी क्या होता है? सर्विस सेक्टर। अब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या ये सेकेंडरी है? क्या आप स्टोर करके उसको कोई एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो? नहीं, ये तो गलत हो गया। डेयरी फार्म, ये एक प्राइमरी है, ये एक इनिशियल स्टेज की एक्टिविटी है, तो ये प्राइमरी सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या है? टर्शरी है? नहीं, ये तो प्राइमरी है, फर्स्ट स्टेज की एक्टिविटी है। वीविंग क्लोथ, ये आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको चेंज कर रहे हो जिसको आप बेच सकते हो। सो ये दोनों सही है। सो ओनली 2 आर करेक्ट। सो इसको भी आप किस कैटेगरी में रखोगे? इजी कैटेगरी में। ये हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो इनिशियली पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, कॉर्न ग्रेन,
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, फूड मिल वेस्ट, वुड मिल वेस्ट, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। चारों के चारों जो है यूज किए जा सकते हैं, बट हो सकता है किसी स्टूडेंट को इनमें से एक आधा ना पता हो, तो उस वजह से इसको भी आउट रखते हैं। विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आइटम और कैटेगरी। यहां वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है कि आप एक ऐसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि एक बार इन्वेस्ट कर दी, अब आपको रिपीटेड प्रोसेस के लिए वो चीज उस एसेट की जरूरत होगी, तो आपने एक एसेट में पैसा लगा दिया, फिक्स कर दिया कि इसका तो अब यूज होना ही है एसेट का। वर्किंग कैपिटल क्या है, डेली बेसिस पे आपको कॉन्टिन्यूसली वो चाहिए। और फार्मर्स प्लो, क्या ये वर्किंग कैपिटल है? नहीं, ये एक औजार है, ठीक है, एक इक्विपमेंट है, उस पर एक बार पैसा लगेगा, वो फिक्स्ड कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, एक बार कंप्यूटर पे पैसा लगा दिया, कंप्यूटर आपको अपने डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो ये फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, क्या एक बार पैसा लगाओगे? फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न तो बार बार चाहिए, एक वीवर को रोज बुनाई करने के लिए यार्न रोज चाहिए, तो एक वर्किंग कैपिटल की तरह, फिक्स्ड कैपिटल थोड़ी ना। पेट्रोल रोज चाहिए अपने काम के लिए, तो वर्किंग कैपिटल है। सो ओनली 2, इजी क्वेश्चन, ठीक है। Which one of the following words या phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? Metaverse, ये तो न्यूज में बहुत ज्यादा था, इजीली हो जाना चाहिए आपसे, साइंस एंड टेक का इजी क्वेश्चन। अब अगला है, विद रेफरेंस टू रूल या रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के पैनिक नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा लेनी चाहिए। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ही ना हो? आपने नहीं भी पढ़ा तो भी कॉमन सेंस से सुनो यार, कि जो व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि फॉरेन बैंक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है कि उसकी सब्सिडरीज से रिलेटेड एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी दी इंडियन नेशनल्स। अब ये लॉजिकली सही भी लगती है, पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा, वैसे भी लॉजिकली सही भी लगती है, ठीक है। सो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन अगेन, बट मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं रख रहा हूं कि आप हर एक का ही ये सही होगा, कई लोग इसको भी हो सकते हैं डाउटफुल ले लें। विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपने रूल्स चाहे ना भी पढ़े हो, ये तो आपको पता होगा, CSR, ठीक है, ये तो सिलेबस में भी मेंशन्ड है, बट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activity. Obviously ऐसी एक्सपेंडिचर जो कंपनी को या उसके एम्प्लॉइज को ही बेनिफिट करेंगे, वो कहां से एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी, ये बिल्कुल सही है कि जो चीजें, जो एक्सपेंडिचर आपकी कंपनी को ही बेनिफिट कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय को, वो कहां से आप CSR एक्टिविटी में काउंट कर दोगे। CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज, ये कहां, 2% आपको पता ही है, ठीक है, ये तो गलत है। तो CSR से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन था और ये सही होना चाहिए। विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो कि आपने देखा है कि जब स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर पावर जनरेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। आपने इनके बारे में न्यूज के अंदर काफी पढ़ा होगा, जब भी स्पेस के अंदर कोई आपका स्पेस क्राफ्ट जाता है तो उसके अंदर ये इंस्टॉल्ड होते हैं। सो ये बेसिकली न्यूक्लियर बैटरीज भी बोलते हैं इनको, छोटे साइज के, एक तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके आप कह सकते हो पावर जनरेट की जा रही है। बट ये कोई फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं होते हैं, जो ये लिखा हुआ है, ये कोई फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं होते हैं। और RTGs आर यूज फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑन स्पेस क्राफ्ट, यस, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा। RTGs कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, यस। सो इसमें 2 और 3, 1 तो इसमें से आउट ही हो गया। वैसे भी आप देखोगे, अगर आपको पता हो ना कि ये 1 आउट है, तो बचती ही सिर्फ 2 और 3 है।
सो डूएबल था, बट अगेन कुछ स्टूडेंट इसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये क्वेश्चन आना चाहिए था, ठीक है, न्यूज़ में आते रहते हैं इसके रिगार्डिंग चीज़ें। स्टेटमेंट 1, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। अब PYQs किए होंगे तो इसके रिगार्डिंग आप पढ़ के ही गए होंगे, क्योंकि इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, ये ऑप्शन है गलत, ठीक है। जायंट स्टार जल्दी डाई डाउन हो जाता है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सही है। ज्यादा रेट की वजह से ही वो अपना जो फ्यूल है वो जल्दी यूज कर लेता है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये होना चाहिए था क्योंकि PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये अगेन ऐसी चीज है, कहीं पढ़ ली हो तो आएगी, नहीं पढ़ी तो मिस हो जाएगी। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज्ड? रडार्स की बात हो रही है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन तो हाँ, मतलब क्लाउड्स के अंदर कितना पानी है, कितनी दूरी पे, कितनी हाइट पे क्लाउड्स हैं, उसके लिए रडार यूज कर सकते हो। ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, यस, उनकी मूवमेंट, उनके ऊपर सेंसर लगा के या उनकी अदरवाइज मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, ये मुझे नहीं लगता, ठीक है, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है कि फर्स्ट नहीं होना चाहिए, तो ओनली टू, ठीक है। तो इसको भी मैं, अगर यही इसका सही आंसर हुआ तो इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, रफाल, MiG-29, तेजस, MK1। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? अब इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा न्यूज में आता है, और अगर आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि ये तीनों के तीनों ही इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो नन। ये भी इजीली डूएबल क्वेश्चन था। In which of the following are hydrogels used? Controlled drug delivery in patients, mobile air conditioning system, preparation of industrial lubricants। तीनों के अंदर ये इनको यूज किया जाता है। Which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? अब हाइड्रोजन पावर्ड जो इंजन हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ रही है, सो इसका आपको पता होना चाहिए कि वाटर वेपर। इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है वाटर वेपर, सो ये भी इजीली डूएबल है। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, जिसमें हम दो पानी के रिजर्वायर अलग अलग हाइट पे रखते हैं, एक निचली हाइट पे, एक ऊपर वाली हाइट पे। जब हमारे पास एम्पल पावर सप्लाई होती है, मान लो आपके पास सनलाइट है, उस टाइम हवा भी चल रही है, तो सनलाइट को यूज करके या विंड एनर्जी को यूज करके आप नीचे से पानी ऊपर पंप कर देते हो, ठीक है। और जब वो सप्लाई नहीं होती दूसरी, तो वही पानी आप नीचे रिलीज करते हो तो टरबाइन मूव करती है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। सो इसके रिगार्डिंग वैसे मैं कहूँ न्यूज़ में, क्योंकि कई बार आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है, तो होना चाहिए। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, PYQs में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। ये आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, होना चाहिए PYQs को ध्यान में रखते हुए। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग, कि बोरो कर रहे हो या लैंड कर रहे हो, किसके केस में करते हो? पैसे के केस में करते हो, मनी मार्केट। सो इसके साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आप देख रहे हो कि 63 के लगभग क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इजीली डूएबल क्वेश्चंस थे, जिनमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ जी मैंने तैयारी अच्छे से की थी, PYQs किए थे, बेसिक रिसोर्सेज किए थे, न्यूज़पेपर भी किए थे, तो मैं कर नहीं पाया। 63 क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब मैं मान भी लेता हूँ 63 के भी आप 60 कर लो, अगर 60 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो 120 मार्क्स तो आपके यहीं से बन रहे हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह भी कर लोगे तो भी माइनस कर आके आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं 100 से अबव या 110 से ऊपर मार्क्स नहीं ला सकता इस पेपर में, बहुत आसानी से ला सकते हो।
सो जिस स्टूडेंट के इस पेपर के अंदर भी 100 से भी नीचे मार्क्स बन रहे हैं वो एक बार देख ले, उसकी तैयारी नहीं है सही, क्योंकि हर बार इस तरह का पेपर आएगा नहीं। तो इस बार का पेपर मैं ये कहूँगा एक तरह से आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आज के सेशन के थ्रू आपको पता चला होगा कि किस तरह से आपको पेपर को अप्रोच करना है, और थोड़ा दिमाग भी खुला होगा। आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बूस्टर का काम किया होगा, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इतने भी कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर यूपीएससी के अंदर आप बेसिक वे से तैयारी करो तो जो क्वेश्चंस हैं वो डूएबल हैं। सो इन दी एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि फ्यूचर में आप अपीयर होना चाह रहे हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम इस संडे से यानी कि 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स 25, 26 या उसके बाद जो भी अपीयर हो रहे हैं उनके लिए वो सूटेबल रहेगा। आप ऐप या वेबसाइट के थ्रू उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। आप चाहे कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों के साथ आपके लिए वो चीज़ सही रहेगी। सो फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।